वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर टेलीग्राम ग्रुप से वीडियो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 920 रुपये हो जाती है। यानी 800 रुपये की राशि मान चलिए कोई भी दर होगा x% की दर से 3 ईयर में कितना हो जाती है, 920 रुपये हो जाती है। ठीक है। यदि दर में हम 3% की वृद्धि कर दें, यानी जितना था उतना जितना पहले दर था उससे 920 रुपये मिलती है। अगर हम 3% की वृद्धि कर देंगे तो वो राशि कितनी हो जाएगी। अगर हम 3% की वृद्धि करेंगे तो इसका मतलब 800 रुपया पर 3% की दर से 3 ईयर में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा। आज से 3 बार में 24, 24 या 72 रुपये मिलेगा। यानी 800 रुपया पर 3% की दर से 3 ईयर में 72 रुपया ब्याज मिलेगा। यानी पहले 920 रुपये मिलता था, अगर 3% अधिक ब्याज होता है तो 72 रुपया अधिक ब्याज मिलेगा। इसका मतलब टोटल जो मिलेगा वो 992 रुपया वह राशि हो जाएगा। ठीक है। पहले जितना दर था उससे 920 रुपये हो रहा था। जब हम 3% दर में वृद्धि करते हैं तो 800 का 3% की दर से 3 ईयर का ब्याज 72 रुपया हो जाता है। यानी अगर 3% की वृद्धि करते तो 72 रुपया और ज़्यादा मिलेगा। यानी पहले 990 रुपये मिलता था, अब 72 रुपया और ज़्यादा मिलेगा, तो यानी 992 रुपये मिलेगा अब। नेक्स्ट, एक समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा 4 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। समचतुष्फलक का आयतन याद करना पड़ेगा। चतुष्फलक का जो आयतन होता है, चतुष्फलक का जो आयतन होता है वो होता है √2/12, √2/12 गुने भुजा क्यूब। ये चतुष्फलक का आयतन होता है। तो √2/12 और भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुने 4 गुने 4, तो ये 4 से 3 बार में कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 चौका 16 और ये √2/3 इसका आयतन आ जाएगा। समचतुष्फलक का जो आयतन होता है √2/12 ए क्यूब होता है, सॉरी यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, √2/12 गुने भुजा क्यूब। नेक्स्ट, एक मेज को 13% लाभ पे बेचा जाता है। यदि इसे 25 रुपया अधिक पे बेचता तो लाभ 18% होता। तो लाभ में कितना का वृद्धि हो रहा है, 5% का वृद्धि हो रहा है। 13% से अगर 18% जा रहा है तो लाभ में कितना का वृद्धि हो रहा है, 5% का वृद्धि हो रहा है। और जबकि विक्रय मूल्य में 25% का वृद्धि हो रहा है, यानी 5% का वैल्यू 25, तो 1% का वैल्यू 5, 25/5 यानी 5। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू 500, यानी उस मेज का जो क्रय मूल्य होगा वो 500 रुपया हो जाएगा। या फिर ऐसे समझते हैं, जैसे अगर हम 100 रुपया मानते हैं सीपी को 100 रुपया मानते हैं, अगर हम 13% लाभ पे बेच रहे हैं, अगर हम लोग 13% लाभ पे बेच रहे हैं तो कितना में बेच रहे हैं, 113 में बेच रहे हैं। लेकिन यही हम अगर 18% लाभ पे बेचते हैं तो इसका मतलब कितना में बेच रहे हैं, 118 में बेच रहे हैं। तो विक्रय मूल्य में कितना अधिक जाना पड़ रहा है, 5 रुपये अधिक जाना पड़ रहा है। ये 5 का वैल्यू कितना दिया है, 25 रुपये अधिक में बेचा जाता था, यानी 5 का वैल्यू 25, 1 का वैल्यू 5, तो क्रय मूल्य कितना माने थे 100, 100 का वैल्यू 500। दोनों में से जो तरीका चलेगा उसे बना सकते हैं। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, समबाहु त्रिभुज के माध्यिका यानी हाइट बोल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होता है वो √3/2 टाइम्स ऑफ भुजा, यानी √3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका होता है या हाइट वो √3/2 गुने भुजा होता है। तो माध्यिका कितना दिया गया, 6√3 इजिकल टू √3/2 गुने भुजा। तो √3 से √3 कट गया तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 6×12। जब भुजा 12 आ गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 12 गुने 12। तो 4 से ये 3 बार में कटेगा, तो यानी 12×3 36√3 आ जाएगा, यानी 36√3 इसका आंसर आ जाएगा।
तो एक चीज़ ध्यान देंगे, जो समबाहु त्रिभुज का जो हाइट होता है वो क्या होता है, √3/2 गुने भुजा। तो हाइट कितना दिया था, 6√3, 6√3 बराबर √3/2 गुने भुजा। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लिए, √3 से √3 कट गया, तो छेद में 12 आ गया भुजा। जब भुजा 12 आ गया तो क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी 36√3 आ गया। यहाँ थे समबाहु त्रिभुज के परिमाप 18 दिया गया है, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुने भुजा, और ये किसके बराबर 18, तो इसका मतलब जो भुजा आ गया वो 6 आ गया। तो माध्यिका की लंबाई, अभी जस्ट फार्मूला है, हाइट बराबर क्या होता है, √3/2 गुने भुजा, भुजा कितना है 6, तो 2 से 3 बार में कट जाएगा यानी 3√3 इसकी माध्यिका की लंबाई आ जाएगी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जो समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होता है वो √3/2 गुने भुजा होता है, √3/2 गुने भुजा। नेक्स्ट, एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई भी 50% बढ़ा दी जाती है, तो आयतन में कितना का परिवर्तन होगा। 50% कम का मतलब क्या होगा कि 1 से 2 कर दिया गया, मतलब आधा आधा कम कर दिया गया। तो अगर हम त्रिज्या को हम लोग क्या मान लेते हैं 2, और ऊंचाई को मान लेते हैं, हाइट को कितना मान लेते हैं, 50% बढ़ा दिया गया ना, इसको भी 2 मान लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या भी 2, ऊंचाई भी 2, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, सिलेंडर एक बेलन का आकार का होता है, बेलन का आयतन πr² यानी 2 गुने 2 r², और गुने ऊंचाई कितना है 2, बेलन का आयतन ये आ जाएगा। जब हम त्रिज्या में 50% कम करेंगे, यानी आधा कर देंगे त्रिज्या को, यानी 2 का 50% कितना, तो एक का कमी होगा, तो अब त्रिज्या 1 हो जाएगा। और ऊंचाई में हम 50% का वृद्धि कर देंगे, तो अब ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2 का आधा कितना होता है 1, 1 का वृद्धि करेंगे तो 3 हो जाएगा ऊंचाई। अब जो आयतन होगा वो क्या होगा, πr² यानी 1 गुने 1 गुने h कितना 3, यानी यहाँ से पाई से पाई कट गया, जो आयतन का अनुपात आया 2 दूना 4 दूना 8 अनुपात 3 एकन 3, 8:3 आ गया आयतन का अनुपात। तो क्या चीज़ पूछ रहा है इसमें, आयतन में कितना का परिवर्तन हुआ है, तो कितना का कमी हुआ आयतन में, 5 का कमी हुआ, 8 से 3 हो गया तो 5 का कमी हो गया, कितना में 8 में गुने 100 यानी 500/8, 8 छः के 48, और 2 8 दूना 16 62.5% का कमी आ गया। यहाँ पे ये कमी रहना चाहिए, तो 62.5% का क्या आ गया, कमी आ गया। नेक्स्ट, यहाँ पे है 3√2 डिवाइड बाय, ये √3 प्लस √6 को लिख सकते हैं, √6 प्लस √3, बड़ा संख्या को पहले लिखेंगे ताकि परमेकरण करने में सुविधा हो। अगर हम इसका परमेकरण करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, √6 माइनस √3 से दोनों बगल परमेकरण कर देंगे, डिवाइड बाय √6 माइनस √3, यहाँ माइनस है 4√3 बाय √6 प्लस √2 है। अगर हम परमेकरण करेंगे तो √6 माइनस √2 से परमेकरण करना पड़ेगा, प्लस ऊपर है √6 बटा √3 माइनस √2, सॉरी प्लस √2, परमेकरण करेंगे तो √3 माइनस √2 से परमेकरण करना पड़ेगा, √2 से परमेकरण करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b² यानी √6 का स्क्वायर 6, और माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर 3, तो 6 में से 3 गया 3, यानी नीचे वाला का जो कैलकुलेशन है वो 3 आ गया, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचा, √2 गुने √6 माइनस √3, यानी √2 को अगर हम √6 से गुना करेंगे तो √12 आ जाएगा। अब यही √2 को √3 से गुना करेंगे तो माइनस √6 आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी थी, यानी a² माइनस b², 6 का स्क्वायर 6, √6 का स्क्वायर 6, और √2 का स्क्वायर 2, 6 में से 2 गया 4, नीचे 4 आ जाएगा, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इस √3 को इस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √18 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अब ये माइनस √3 और माइनस √2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस √6, क्योंकि गुना होगा तो दोनों में गुना हो जाएगा ना,
अब इसी तरह से नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे 3 और बी स्क्वायर करेंगे 2, 3 में से 2 गया 1, नीचे 1 आ गया। हर में अगर 1 आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रूट 6 को रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, रूट 18, और रूट 6 को फिर रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट 12, माइनस में वो भी क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन सा कैंसिल होगा, रूट 6 प्लस में, रूट 6 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, रूट 18 प्लस में, रूट 18 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, रूट 12 माइनस में, रूट 12 प्लस में, यानी सब कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आ गया, 0 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जैसे अगर कहीं पे x+1/x बराबर a दिया गया हो तो x² + 1/x² तो जो होता है वो होता है a² - 2, और x³ + 1/x³ जो होता है वो होता है a³ - 3a। ठीक है, जब x+1/x बराबर a दिया गया हो तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, a² - 2, और x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा, a³ - 3a। उसी तरह से यहाँ पे a+1/a बराबर कितना दिया गया है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, यानी रूट 3। तो क्या चीज़ निकालना है, a³ + 1/a³। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a³ - 3 है, यानी रूट 3 का क्यूब -3a, यानी 3 गुने रूट 3 हो जाएगा, यानी एक बदले में यहाँ पे क्या है, रूट 3 है। तो रूट 3 का क्यूब क्या होता है, रूट 3 और -3 रूट 3 बराबर 0, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। और ये केस हमेशा आता है, a+1/a बराबर रूट 3 हो तो a³ + 1/a³ क्या आ जाता है, 0। ये केस बहुत काम आता है, इसको याद ही रख लेंगे। जब a+1/a बराबर रूट 3 दे तो a³ + 1/a³ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सवाल है ना, a+1/a बराबर रूट 3 था तो a³ + 1/a³ क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम a³ एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1⁶ + 1 बराबर 0, यानी ये a³ अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी 1⁶ + 1 बराबर 0 आ गया। क्या निकालना है, 1⁻18 + 1⁻12 + 1⁻6 + 1। तो 1⁻18, देखिए जैसे यहाँ पे पावर में 6 का अंतर था, यहाँ उसी तरह पावर में 6 का अंतर है तो 0 आ गया, यानी ये 0 प्लस ये भी 1⁻6 + 1, ये भी 0 दिया गया है, 1⁻6 + 1 0 के बराबर है तो 0 + 0 बराबर 0 हो जाएगा। ये कैसे 0 आएगा देख लेते हैं, ये वाला टर्म कैसे 0 आएगा। अगर हम 1⁻12 कॉमन ले लेंगे तो यानी 18 पावर में से 12 पावर कॉमन ले लिए तो 1/6 बचा, 6 पावर बच गया। अब +1, इसको ये लिख सकते हैं +1/6 + 1, तो यहाँ पे 1/6 + 1 0, और 0 को 1/12 से गुना करें तो ये भी 0, और ये तो 0 दिया ही गया है तो 0 + 0 बराबर 0। सिंपल ध्यान देंगे, जब a+1/a बराबर रूट 3 दिया गया हो तो दो दो का जो पेयर होता है वो 0 हो जाएगा, जिसके पावर में 6 का अंतर होगा वो 0 हो जाएगा। 18-12 में 6 का अंतर है तो ये दोनों 0 और ये दोनों भी 0, तो 0 + 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम से जब सवाल आए तो ध्यान रखेंगे, जिसके पावर में 6 का अंतर होगा वो दोनों 0 हो जाएगा, वो दोनों पेयर मिलकर 0 हो जाएगा। तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 + 0 0 हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि जो है किसके बराबर है, क्षेत्रफल के मान के बराबर है। तो वृत्त का परिधि 2πr, ये किसके बराबर है, πr² के बराबर है। परिधि 2πr और ये किसके बराबर है, πr² के बराबर है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² में ये स्क्वायर 2r को एक r खत्म कर देगा, तो r बराबर कितना गया, 2। जब r बराबर 2 तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr², तो यानी 2 का स्क्वायर 4, यानी 4π, इसका आंसर 4π हो जाएगा। नेक्स्ट, जिससे 2 × x² + 1/x² -x - 1/x - 7 बराबर 0 दिया गया। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हर सवाल को हम लोग प्रोसेस से बनाएं, कभी कभी ऑप्शन से ही बना सकते हैं। जिससे अगर हम ए नंबर ऑप्शन लेते हैं,
अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। x का मान 1 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो 1 रखेंगे तो 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर यानी 1 ही होगा, प्लस 1/x स्क्वायर यानी 1 ही होगा, माइनस 1 यानी x के वाले में 1 और 1/x के वाले में भी 1, अब -7 ये भी 0 के बराबर आना चाहिए। तो 2 दूना 4 ये होगा, ये तो 0 हो गया। अब -7 यानी ये -3 आ गया, ये 0 के बराबर हुआ लेकिन ये बराबर 0 आना चाहिए। इसका मतलब एक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी एक अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो एक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर एक सॉल्यूशन नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन खत्म, क्योंकि इसका ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 1 दिया गया है, ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, इसमें भी 1 दिया गया है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है बी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। या फिर x का मान 2 रख कर अगर हम देखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, यानी 0 ला देगा। x का मान 2 रखेंगे इस इक्वेशन में तो ये 0 दे देगा। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC में a प्लस बी कितना दिया गया? a प्लस बी 70। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो अगर a प्लस बी 70 दिया गया है तो c कितना हो जाएगा? 110, क्योंकि तभी तो तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए ना। b प्लस सी अगर 130 दिया गया है तो a कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, तीनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ए का मान ही पूछा है तो ए कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज ABC में 2a बराबर 3b बराबर 6c दिया गया है। तो क्या चीज़ पूछ रहा है? एंगल बी का मान पूछ रहा है। पहले इसको बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। हम सबके बराबर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अगर 2a बराबर 1 आएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1/2, ये 2 नीचे चला जाएगा। अगर 3b बराबर 1 आएगा तो b बराबर क्या आ जाएगा? 1/3। और 6c बराबर अगर 1 आएगा तो c बराबर क्या आ जाएगा? 1/6। तो अगर यहाँ से हम 6 एलसीएम लेंगे, 6 ये अनुपात में आ गया, अनुपात में। अगर हम यहाँ से 6 एलसीएम लेंगे तो 2 से 3 बार में कटेगा, 3 से 2 बार में कटेगा और 6 से 1 बार में कटेगा, यानी ABC के एंगल का अनुपात कितना आ गया? 3:2:1, यानी 3 2 5 1 6। तीनों कोणों का योग कितना आ रहा है? 3 2 5 1 6। 6 का वैल्यू 180, 1 का वैल्यू 30, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है तो अनुपात में 6 वास्तव में 180। 6 का वैल्यू 180, 1 का वैल्यू 30। तो किसका मान पूछ रहा है? बी, और बी में कितना है? 2, तो 2 का वैल्यू 30 दूना 60। ये बेसिक से बना लेंगे। या फिर अगर हमको शॉर्ट फॉर्म देखना है इसका, ये अनुपात में भी काम देगा, ये चीज़ अनुपात में भी हमको काम देगा। इसका कैसे शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे? तो पहले क्या करेंगे, 2 3 6 लगा हुआ है तो 2 3 6 का एलसीएम जो है 6 मान लेंगे। 2 3 6 का एलसीएम 6 आता है। अगर 2 3 6 का एलसीएम 6 आता है तो ए के साथ 2 लगा है, 2 6 से कितना बार में कटेगा? 3 बार में, तो इसका मतलब ए 3 आ जाएगा। बी के साथ 3 लगा हुआ है, 3 6 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में, तो इसका मतलब बी का मान 2 आ जाएगा। और सी के साथ 6 है तो 6 को कितना बार में काटेगा? 1 बार में, तो यानी सी का मान 1 आ जाएगा। उसके कौन का अनुपात क्या आ गया? 3:2:1। तो अब आसानी से निकाल सकते हैं 3 2 5 1 6, तीनों कोणों का योग 180, 6 का वैल्यू 180, 1 का वैल्यू 30। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है? बी का, तो बी 30 दूना 60, यानी इसका आंसर 60 आ जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 दिया गया। देखिए ये दो चीज़ में दो फार्मूला में काम करेगा। एक सेक थीटा, जैसे अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये जो तरीका बता रहे हैं वो सेक टेन और कोसेक कॉट में काम देगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
अगर बाय द वे सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए दिया जाए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये एक कट के उधर जाएगा तो 1/a हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कुछ दिया जाए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। या सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया जाए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, इस फार्मूला से 1/4, यानी ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये 4 दिया गया है, तो ये 4 कट के उधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इस दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ते हैं तो ये टेन थीटा कट जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 1/4, यानी 4 × 16 17/4 आ जाएगा। और ये 2 कटेगा तो यहाँ पे गुना 2, यानी सेक थीटा बराबर कितना आ गया, 17/8। और क्या चीज़ पूछ रहा है, कॉस थीटा, यानी सेक थीटा का उल्टा ही तो कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 8/17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेक टेन में काम देगा और कोसेक कॉट के फॉर्म में ये फार्मूला काम देगा। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा कुछ दिया जाए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसका अपोजिट हो जाएगा। फिर वहाँ से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। दो वृत्त किसी बाह्य बिंदु से P पर स्पर्श करता है। जैसे दो वृत्त हैं और ये किसी बाह्य बिंदु से P पर स्पर्श करता है, ये P है, ये P पर स्पर्श कर रहा है, ये बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। QR एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है और QR जो है उसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ये Q और ये R। तो जो वृत्त तो QR पर स्पर्श करते एंगल QPR ज्ञात करना है। ये QPR ये ज्ञात करना है। तो ये जो होगा इसको याद ही कर लीजिए, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसको रिमेंबर कर लीजिए, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, इसका आंसर 90 डिग्री। नेक्स्ट, एक त्रिभुज ABC में AB और AC क्रम से DE पर इस प्रकार है, DE BC के समांतर हैं। यानी कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज में ABC में जो DE है वो BC के समानांतर है, DE BC के समानांतर है। तो अगर DE BC के समानांतर होता है तो क्या होता है, ये छोटा सा त्रिभुज ADE, अगर DE BC के समानांतर हो तो ये छोटा सा त्रिभुज ADE और ये बड़ा सा त्रिभुज ABC, छोटा सा त्रिभुज ADE और बड़ा सा त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC, ये क्या हो जाता है, समरूप होता है। त्रिभुज ABC क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। अगर समरूप होता है तो इस दोनों का जो अनुपात होगा AD/AB वो किसके बराबर हो जाएगा, AD/AB जो है वो किसके बराबर, AE/AC के बराबर हो जाएगा, AE/AC के बराबर हो जाएगा। या फिर एक ये भी अनुपात हो सकता है, दूसरा अनुपात ये भी हो सकता है, ये AD और DB का जो अनुपात होगा, AD क्या, जो फॉर्मूला पहले थे उसी को बात करते हैं। AD/AB किसके बराबर बोले थे, AE/AC के बराबर बोले थे। तो क्या चीज़ निकालना है, AE निकालना है। तो AD अनुपात में 3 दिया गया है, AD 3 बट्टा, अगर हम AB की बात करें तो ये 3 और ये 5 था तो टोटल 8 हो जाएगा। AD/BD 5 था तो ये 8 हो जाएगा, बराबर AE निकालना है। और AC कितना दिया गया है, AC 4 दिया गया, 4 हो जाएगा। तो 4 से 2 बार में तो AE बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 यानी 1.5। इसका आंसर 1.5 होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब ये समानांतर हो तो ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है।
नेक्स्ट, एक्स 997, वाई 998, जेड 999, इसका वैल्यू निकालना है। इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला कहाँ से आता है वो बता देते हैं। जैसे इसको हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं पूरे समीकरण को और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करते 1/2। अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये पूरे में 2 से गुना होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरे में 2 से गुना होगा। 2 से गुना होगा तो 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, और 2 से डिवाइड भी कर दिए। अब आते 1/2। 2x² को हम केवल x² लेते हैं, 2y² में केवल हम एक y² लेते हैं और माइनस 2xy ये ले लिए। ठीक है, अब आते हैं, एक y² हम इसमें से ले चुके हैं तो एक और y² ले लेते हैं। अब z² में से एक z² ले लेते हैं और 2yz यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, हम एक z² ले चुके हैं, अब हमारे पास एक z² और बचा है और एक x² और बचा है और माइनस 2zx बचा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1/2, ये पूरा फॉर्म क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा प्लस ये यहाँ से यहाँ तक y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है वो किसका होल स्क्वायर है, z माइनस एक्स का स्क्वायर है। यानी ये फार्मूला को हम लोग ये चीज़ बना सकते हैं, ये फार्मूला लिख सकते हैं। अब सवाल इजी हो गया, यानी 1/2 रहेगा ही गुने, अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे 997 में से 998 घटाएंगे माइनस एक का स्क्वायर 1, और y माइनस जेड का स्क्वायर करेंगे 998 में से 999 घटाएंगे तो कितना, एक का स्क्वायर 1, फिर जेड माइनस एक्स यानी 999 में से 997 घटाएंगे 2 और 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यानी कितना आ गया, 1/2 गुने 4, 1 5 1 6, यानी 2 से 3 बार में बराबर 3 आंसर आ गया इसका आंसर। तो ये फार्मूला कैसे आया वो भी देख ले, ताकि हमें कभी फार्मूला भूल जाए तो खुद से फार्मूला क्रिएट भी कर सकते हैं। तो x² प्लस y² प्लस z² x² प्लस y² प्लस z² माइनस एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का जो फार्मूला होता है हाफ इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसी फार्मूला पर उसको बैठा दिए। नेक्स्ट, श्रृंखला का 12वां पद क्या है, तो पहले देख लेते हैं कि ये पद किस तरह से बढ़ रहा है। पहला पद में 1/x है, दूसरा पद में x प्लस 1 है, दूसरा पद में, तीसरा पद में 2x, यानी पहला पद में x नहीं है यानी 0x है, और दूसरा पद में 1x है, तीसरा पद में 2x है, और चौथा पद में 3x प्लस 1/2 रहेगा, पाँचवा पद में 4x प्लस 1/2, यानी जमा पद रहता है उसमें एक कम x। तो 12वां पद निकालना है तो 12 से एक कम 11x प्लस 1/2, यानी इसका आंसर जो होगा 11x प्लस 11x प्लस 1/x है, नीचे x है ना, हर जगह नीचे x है, यहाँ भी x है, तो इसका आंसर 11x प्लस 1/x हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें पहला पद में इसको लिख सकते हैं 0x प्लस 1/x, 0x कर दिए। दूसरा पद में क्या है, x प्लस 1/x, यानी x के साथ एक लगा हुआ है। तीसरा पद में क्या है, 2x प्लस 1/x, यानी तीसरा पद में x के साथ एक कम लगा है। तो इसी तरह 12वां पद रहा है, 12वां पद निकालना है तो 12 में हम क्या करेंगे, x के एक कम कर देंगे तो 11x, x में एक कम करेंगे तो 11x प्लस 1, यानी 12वां पद जो निकालना है तो 12 में करेंगे तो 11x प्लस 1/x, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, √4 इसका निकटतम मान पूछ रहे हैं। अगर कहीं पे हमें बोले √0.7 का 0.7 नहीं 0.5 ही रखते हैं अभी, 0.5 का मान क्या हो जाएगा,
0.5 छोड़ देते हैं, अभी 0.4 रखते हैं। 0.4, तो इसका आंसर 0.2 कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? 0.2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए। 0.2 का स्क्वायर कितना? 0.04, यानी दशमलव के बाद 2 अंक रहता है तो रूट से निकलता है तब 1 अंक बचता है 2 अंक रहने पे, तो इसीलिए यहाँ पे ये कहना गलत हो जाएगा। अगर हम 0.4 का रूट से निकाले, अंदर रूट से 0.4, तो क्या करते हैं हम लोग, 1 0 डाल के नीचे 100 कर देंगे। अब ये 100 का 10 निकल जाएगा बाहर, और रूट 0.40 यानी 6 6 के 36, यानी 6 के अप्रॉक्स में जा रहा है। ये दशमलव हटा दिए हैं, जो 40 जो है वो 6 के अप्रॉक्स में जा रहा है, तो यानी स्क्वायर जो है 6 के अप्रॉक्स में क्या है, स्क्वायर है ना, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं। यानी रूट 0.4 का जो वर्गमूल होगा वो 0.6 होगा। उसी तरह अगर 0.9 का वर्गमूल पूछे तो 0.9 का वर्गमूल 0.3 कहना गलत हो जाएगा। इसको हम 90 बना देते हैं। 90 बनाने के बाद ये किसके अप्रॉक्स में जा रहा है, किसके स्क्वायर के, 81, यानी 9 9 81, तो इसका जो रूट 0.9 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 0.9 अप्रॉक्स में ही निकलेगा। ये दोनों इसका अप्रॉक्स वैल्यू ही होगा। अब आते सवाल पे, 4 माइनस ये 0.04 का क्या निकल जाएगा, 0.2 इसका निकल जाएगा, डिवाइड बाय 4 प्लस ये 0.40 इसको करते, क्योंकि दशमलव के बाद 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 40 6 6 के 36, यानी 0.6 के अप्रॉक्स में जा रहा है, तो यानी 0.6 कर देंगे। अगर 4 में से 0.2 गया तो ये अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा, 3.8 डिवाइड बाय 4.6। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो जैसा पॉइंट दोनों बगल से हटा देंगे तो 38/46 आ गया, तो 46 यानी 1 से कम ही आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। और 4 8 32, यानी 8 के अप्रॉक्स में जा रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 0.8 ये अप्रॉक्स इसका वैल्यू होगा, अप्रॉक्स वैल्यू 0.8 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें ए बाय बी निकालना है, तो ए बाय बी कैसे निकालेंगे, ये रूट में ए है, हम जब दोनों बगल स्क्वायर कर देंगे, दोनों बगल स्क्वायर कर देंगे, इधर भी और इधर भी जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो 0.05 गुने 0.5 गुने ए बच जाएगा। इधर स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर यानी 0.5 गुने 0.5, और इधर 0.05 का स्क्वायर 0.05 गुने 0.05 और गुने √b का स्क्वायर b आ जाएगा। अब 0.05 से 1.05 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 से 0.5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो a बाय बी आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 0.5 गुने 0.05, तो 25, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 1 0 लगा के दशमलव दे देते हैं यहाँ पे, तो यानी 0.025, यानी ऑप्शन नंबर बी 0.025 कि एक्स वाई से 20% कम है, एक्स वाई से 20% कम है। अगर वाई को 100 मानेंगे तो एक्स 20% कम है, तो एक्स कितना हो जाएगा 80, यानी दोनों का जो अनुपात आएगा वो 4:5 आ जाएगा, यानी एक्स वाई का अनुपात 4:5। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं, वाई माइनस एक्स बट्टा वाई, तो वाई कितना था 5 माइनस 4 यानी 1 बट्टा वाई 5, कॉमा एक्स बट्टा एक्स माइनस वाई, तो एक्स कितना है 4 बट्टा एक्स माइनस वाई करेंगे तो 4 माइनस 5, यानी इसका जो आंसर आएगा 1/5 यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस नीचे -1 आ जाएगा तो -4, यानी 1/5 और -4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबे 3 लोहे की छड़ हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। अगर मान चलिए हमारे पास 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का लोहा का छड़ है,
तो अगर हम बराबर लंबाई का काटना चाहें ताकि टुकड़ा बर्बाद ना हो बिना कुछ बर्बाद किए, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का HCF 3 आता है, तो यानी 3-3 मीटर का काटेंगे तो ये भी बर्बाद नहीं होगा, 6 मीटर 3-3 मीटर में कट जाएगा और 9 मीटर भी 3-3 मीटर में कट जाएगा। लेकिन अगर हम 2 मीटर का काटेंगे तो ये तो 2 मीटर का 3 बार कट जाएगा, लेकिन ये 2 मीटर का 4 बार कटेगा और 1 मीटर एक्स्ट्रा बच जाएगा, यानी टुकड़ा बर्बाद हो जाएगा, बराबर लंबाई का नहीं मिलेगा। इसीलिए जो HCF आता है वो बराबर लंबाई का टुकड़ा दे देता है। तो 10, 15 और 20, इसका जो HCF आता है वो कितना आ जाता है, 5। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 5-5 मीटर का जो टुकड़ा काटेंगे, 5-5 मीटर का टुकड़ा, तो ना यहाँ बर्बाद होगा ना यहाँ बर्बाद होगा ना, यानी हर जगह बराबर बराबर लंबाई का मिल जाएगा। तो कम से कम कितना टुकड़ा काटा जा सकता है, यानी 5-5 मीटर का काटे तो 10 मीटर वाला जो है वो 2 टुकड़ा मिलेगा, 5-5 मीटर का काटेंगे तो 15 सेंटीमीटर वाला जो है वो 3 टुकड़ा मिल जाएगा, 5-5 सेंटीमीटर का काटेंगे तो 20 सेंटीमीटर वाला जो है वो 4 टुकड़ा मिल जाएगा। तो टोटल कितना टुकड़ा काट सकते हैं, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, यानी 4×3=7, 9 टुकड़ा हम लोग काट सकते हैं। यानी अगर यही बोलता है कि टुकड़ों की कम से कम लंबाई कितनी होगी, सॉरी अधिक से अधिक लंबाई कितनी होगी, तो 5 हो जाएगा, यानी HCF जो होगा वो उसका लंबाई हो गया, और टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है तो डिवाइड करके जोड़ देंगे। बारह पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है और 16 महिला उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। तो हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। तो 12 मेल है वो कितना दिन में, 8 दिन में, इजकल टू 16 फीमेल वो कितना दिन में, 12 दिन में, इन मेल यहाँ पे था। तो 12 से 12 कट गया, 8 से 2 बार में, यानी 1 मेल बराबर कितना आ गया, 2 फीमेल आ गए। 1 मेल बराबर 2 फीमेल, यानी मेल फीमेल में रिलेशन आ गया। अब आते हैं, 16 पुरुष किसी कार्य को आराम करते हैं और 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, जब 12 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में करता है, यानी 12 मेल जब किसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो 16 मेल कितना दिन में करेगा, मानते हैं 8 दिन में, तो 8 दूना 16, 2 छक्के 12, यानी x बराबर 6 दिन। ये x क्या माने थे, यानी 12 मेल जब 8 दिन में करता है तो 16 मेल कितना दिन करेगा, मान लेते हैं 1 दिन में। फिर M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, यानी x बराबर 6 दिन। इसका मतलब जो है 16 आदमी किसी काम को कितना दिन में करेगा, 6 दिन में। 16 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। जब 16 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम समाप्त कर देगा, 3 दिन में 16 आदमी 3 दिन में 3/6 काम समाप्त कर देगा। 6 दिन में टोटल काम करता है 16 आदमी, 3 दिन में 3/6, यानी 1/2 काम खत्म कर देगा। अब जब ये 1/2 काम खत्म कर दे तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा 1/2 शेष काम बचा। इस शेष काम को कौन करेगा, इस शेष काम को 10 व्यक्ति चले गए, यानी 16 में से 10 व्यक्ति चला गया तो कितना बचा, 6 व्यक्ति और 4 महिला आ गया। अब जो है इस 1/2 काम को, क्वेश्चन को छोटा कर दे थोड़ा। अब जो है शेष 1/2 काम को, ये 16 पुरुष कार्य आराम किया था, 10 व्यक्ति चले गए, तो अब बचा 6 व्यक्ति और 4 महिला बचा, 4 फीमेल बचा। ये कितना दिन में काम को समाप्त करेंगे, तो हम इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मेल बराबर 2 फीमेल था, तो 6 मेल बराबर 12 फीमेल प्लस 4 फीमेल, यानी 12×4 16 फीमेल हो गए। ठीक है, 16 फीमेल। तो जब 16 फीमेल 12 दिन में काम करता है, 16 फीमेल जब दोनों के एक यूनिट में कन्वर्ट किए तो 16 फीमेल हो गया। जब 16 फीमेल 12 दिन में काम करता है
तो आधा काम को करने में इस 16 फीमेल को कितना दिन लगेगा? 12 का आधा दिन, यानी 12 का आधा कितना होता है? 6 दिन इसका शेष काम को करने में लगेगा, 6 दिन। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 है, तो भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 48। तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 48 गुने 4 बटा √3। तो भुजा की लंबाई यानी अगर हम 4 से अगर हम काटें इसको, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर रूट आ जाएगा। अगर ये स्क्वायर को काटेंगे तो भुजा बराबर रूट के अंदर रूट, यानी इतना आएगा भुजा की लंबाई, ये आ जाएगा भुजा की लंबाई। और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसमें जो है इसका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका होगा। भुजा की लंबाई इतना आ रहा है। नेक्स्ट, एक 4 मीटर लंबा हाथी 16 गुने 30 आयताकार पिंजरे के एक कोने में खड़ा है, यानी कोई पिंजरा है आयत के आकार का। ये इसका लंबाई 16 है, इसका लंबाई 16 और चौड़ाई 30 है। इतना आयताकार कोने में खड़ा हाथी विकर्णतः सम्मुख कोने में की ओर जाना आरंभ करते हैं, उस कोने में पहुंचने में उसे 15 सेकंड लगता है। यानी हाथी क्या करती है? इस कोने से आरंभ करता है और उस कोने की ओर चला जाता है, और यहाँ जाने में जो है उसको 15 सेकंड का समय लगता है। तो हाथी का गति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम तो पता चल गया 15 सेकंड, टाइम 15 सेकंड। अगर इसका डिस्टेंस पता चल जाए कि कितना दूरी ये ट्रेवल किया है, तो हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये स्पीड डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये 30 दिया गया, ये 16 दिया गया, यानी 16 30 दिया गया। अगर हम 2 से काटते, 2 से ये 8 बार में, 2 से 15 बार में। हम लोग को पता है 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, 8 15 17, 7 24 25, ये सब ट्रिपलेट होता है। तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो 8 का दोगुना 16, 15 का दोगुना 30, 17 का दोगुना 34, यानी 16 30 34 का भी ट्रिपलेट होगा। यानी ये लंबाई 16, ये लंबाई 30, तो ये लंबाई 34, यानी इसका मतलब जो डिस्टेंस आया वो 34 मीटर आ गया। तो जो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 34 और टाइम 15, यानी 15 दूना 30। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 4 मीटर लंबा हाथी भी था। तो इसका मतलब 4 मीटर लंबा हाथी था, तो ये टोटल 34 मीटर नहीं चला, बल्कि मात्र 30 मीटर ही चला, क्योंकि 4 मीटर तो लंबा हाथी खुद था, यानी तो 4 मीटर घटाना पड़ेगा उसके डिस्टेंस में, यानी टोटल 30 ही मीटर चला ना। 4 मीटर तो हाँ हाथी लंबा खुद था, यानी 30 मीटर दूरी को 15 सेकंड में तय करता है। तो उसका जो चाल होगा 30/15, यानी 2 मीटर पर सेकेंड उसका चाल हो जाएगा। क्योंकि 34 मीटर विकर्ण का लंबाई आ गया, जिसमें से 4 मीटर खुद वो लंबा था, तो इसका मतलब 30 मीटर वो चला। नेक्स्ट, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, जिससे उसका विक्रय मूल्य 440। अंकित मूल्य को x मान लेते हैं, उस पर अगर हम 12% का छूट दे रहे हैं, इसका मतलब हम लोग 88% पे बेच रहे हैं, और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 440। तो ये 88 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो x बराबर कितना जाएगा? 500, यानी जो विक्रय अंकित मूल्य आएगा वो 500 रुपये आ जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।